जैन बेटा, जैन जैन बेटा, जैन बैठ जा प्लीज, थैंक यू। चलें भाई, आज आपको पढ़ाएंगे न्यू टॉपिक दैट इज वाइस। वाइस, देखिए वाइस का जो है बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई इंग्लिश में। हम आपको पढ़ाने चले हैं, सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश और उसमें टॉपिक है आपका वाइस। वाइस के 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक्टिव और पैसिव। तो वाइस का पहले आप समझ लीजिए कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस कितना है या क्या है। वाइस एक ऐसा आपका पार्ट है, ये ऐसा एक टॉपिक है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो हिंदुस्तान का, आप देखिएगा एनडीए को छोड़कर, एनडीए और सीडीएस को छोड़कर हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो उसमें एट लीस्ट 1 क्वेश्चन इससे जरूर रहता है, कम से कम 1 क्वेश्चन। आपके एयरफोर्स में 1 क्वेश्चन कम से कम, आपके नेवी में 2 क्वेश्चन, आपके आईसीजी में अभी तक 2 क्वेश्चन आते थे, पिछली बार 1 ही पूछा गया था। सीजीएल की बात करें एसएससी में तो 20 से 30 क्वेश्चन। सारे एग्जाम में इसका वेटेज इतना ज़्यादा है कि इतना तो ये रहता ही है गिरते पड़ते, और इससे ज़्यादा जितना भी हो जाए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम ना देना हो तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या है। डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है भाई। आपको कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी चीज़ आप रीड करना चाहते हो, आप स्पीक करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, मीन्स कुछ भी रीड करना है, कुछ भी स्पीक करना है, किसी की बातों को कोई आपके सामने बोल रहा है, समझना है। रीड करते समय, स्पीकिंग करते समय किसी की बात को समझने के लिए इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है आपका। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप इसमें कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, नेवर नेवर एवर। ना तो आप अच्छा बोल सकते हैं, ना अच्छा पढ़ सकते हैं, और ना कोई अगर बोल रहा है तो उसकी सारी बातों को आप समझ सकते हैं। तो मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में जनरली, न्यूज़पेपर हो आपका, न्यूज़पेपर कोई भी आपका मैगजीन हो, इवन कोई भी आपका बुक हो, सब में अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम सेंटेंसेस इसमें रहते हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं होते हैं, पैसिव वॉइस में। अगर आपको इसका नॉलेज ही नहीं है तो जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होता है आप समझ नहीं पाओगे भाई इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसीलिए आपको कुछ भी पढ़ने के लिए, वो चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, क्योंकि भाई अगर आप कंपटीटर हैं तो इसको भी पढ़ना इसेंशियल होता है। मैगजीन भी आप पढ़ सकते हो योजना वगैरह की, और स्पीकिंग के लिए क्योंकि भाई आप डिफेंस के एस्पिरेंट हो तो स्पीकिंग इज मस्ट फॉर यू, बोलना ही बोलना है आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में यानी डेली लाइफ में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वाइस। स्टार्ट करें भाई, चलिए पहले समझते हैं भाई वाइस है क्या एक्चुअल में। व्हाट इज़ वाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझा जाए कि भाई वाइस क्या है एक्चुअल में। सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि भाई वाइस आपका इंग्लिश में कोई टॉपिक नहीं है। वाइस जो है इंग्लिश में कोई टॉपिक है ही नहीं है, फिर है क्या ये? तो वाइस तो एक पार्ट है किसका भाई? ट्रांसफॉर्मेशन का। एक टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी का एक पार्ट है आपका वाइस। तो अगर आपको वॉइस को समझना है तो पहले आपको समझना होगा भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तब आप समझेंगे वॉइस क्या है। तो चलिए हम लोग इसको समझने के लिए पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशन इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। इसमें देयर आर 2 वर्ड्स, 2 शब्द हैं ट्रांसफॉर्मेशन में।
ये समस्या इसमें आ जाती है बीच में भी जरूर, पहले भी आया करती थी ना। चलिए कोई इशू नहीं है। अब इसकी मीनिंग देखें आप भाई, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसमें ट्रांस का मीनिंग बताया गया भाई चेंज। क्या चेंज? फॉर्मेशन में होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या है भाई? व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? तो कहा जाता है इसको, ये कहाँ से वहाँ कूद जाता है ये। चलें भाई, ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको लिटरल मीनिंग बता दिया, अब इसका डेफिनेशन, व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? टू चेंज the structure of any sentence without changing its meaning and tense. Is called a ये है आपका कंप्लीट डेफिनेशन किसका? ट्रांसफॉर्मेशन का। लिख दिया मैंने कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देना। कैसे? विदाउट चेंजिंग, बिना बदले हुए। इट्स मतलब सेंटेंस के मीनिंग और टेंस को, यानी किसी सेंटेंस के आप मीनिंग को ना चेंज करें और उसके टेंस को ना चेंज करें आप, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आप बदल दें, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको कहा जाता है इंग्लिश में सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन। कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग और उसका टेंस ना बदलने पाए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलें भाई, अब देखिएगा, अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें जो कि आपका टॉपिक है एक्चुअल में, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका इंग्लिश में बताया गया है, इसके 12 टाइप्स हैं, 12 प्रकार हैं इसके टोटल। ट्रांसफॉर्मेशन 12 प्रकार का होता है ओवरऑल, और इसी 12 टाइप्स में से एक टाइप है आपका वॉइस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, मैं देखता हूँ जनरली जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है, कभी वॉइस नहीं लिखा रहता उसमें जो आपको लिखा रहता है भाई कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, उसमें लिखा रहता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में ये 12 में से कुछ भी आ सकता है। अब क्योंकि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए ज़्यादा इसी को देते हैं। तो इस बार आपके इसमें एयरफोर्स में 5 टाइप का आया था ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी तक कभी नहीं पूछा गया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं मैं कुछ आपको हिंट कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको जानना सब है भाई। कुछ सेंटेंसेस को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में इस बार आए थे, इसको मिटा दे रहा हूं फिलहाल।
एक आया था इस बार बड़ा अच्छा सेंटेंस एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, स्ट्रक्चर मुझे याद है। ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चेंज किया जाता है भाई, किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को चेंज करना असर्टिव में, ये आपका एक्सक्लामेटरी। चेंज करना है इसको असर्टिव में, हम भाई इसी को लिख सकते हैं यही आया था सेंटेंस कि एक्सक्लामेटरी को आप चेंज करें असर्टिव में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस हो गया आपका असर्टिव। एग्जाम में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेंटेंस को आपने चेंज कर दिया, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को आपने चेंज किया लेकिन दोनों की मीनिंग और टेंस सेम है। यहाँ भी आपका इज है, यहाँ भी आपका इज है। यहाँ का सब्जेक्ट आपका इट, ये आपका सब्जेक्ट। व्हाट अ नाइस पेन इट इज, आप कहना चाह रहे हो कि भाई पेन बहुत ही सुंदर है, तो चाहे आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करो चाहे ये वाला स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। इसको मैंने कह दिया भाई एक्सक्लामेटरी, इसको मैंने कह दिया असर्टिव। तो दिस वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एग्जाम में पूछा गया। दूसरा ये भी आया था इस बार। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। इसको भाई ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन ट्रांसफॉर्म ऐसे करना है कि इसका मीनिंग और टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। चलो भाई लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ डिग्री। इस सेंटेंस में मैंने एक यूज किया है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। क्यों भाई? एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज, किसी भी एडजेक्टिव की एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसमें मैंने यूज किया है ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट, तो हमारा बन गया है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें मैंने डिग्री को चेंज कर दिया और स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर पहले द ताजमहल है, यहाँ पर द ताजमहल लास्ट में आया है, यहाँ पर आपका नो अदर एक्स्ट्रा जुड़ गया है। पूरा स्ट्रक्चर आपका चेंज है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल नहीं चेंज है आपकी। तो ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। भारत में सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल है। या आप कह सकते हो नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। भारत में कोई दूसरी बिल्डिंग उतनी सुंदर नहीं जितनी की ताजमहल। दोनों का मीनिंग सेम है। और टेंस भी आप देखिएगा, यहाँ भी आपका देखिए इज है, यहाँ पर ये भी एग्जाम में आया था। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस।
उसका पार्ट है चेंज ऑफ डिग्री कहा जाता है इसको। आप लोग 12th में पढ़े होंगे, मैं भी 11th और 12th में। तीसरा ये भी एग्जाम में आया था। अब ये सब आएंगे एग्जाम में, एक बार उसने पूछ लिया तब सिस्टम चालू हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा देखिएगा एग्जाम में आया था इसे he is too weak to he's too weak, इतना कमजोर है टहल नहीं सकता। टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर हो गया है कि वो चल ही नहीं पाता है। इज टू वीक टू वॉक, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ रिमूवल टू कहा जाता है इसको। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा पार्ट है ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पे एक एडवर्ब आ गया और यहाँ पर आ गया आपका एक इन्फिनेटिव। चलो भाई इसी में चेंज करते हैं तो हो जाएगा आपका, ये आप लोग जानते भी होंगे, ही इज। इसी के पैरेलल आप दूसरा एडवर्ब लगाइएगा, ही इज सो वीक दैट। अब जो आपका सब्जेक्ट है वही लाइएगा, दैट ही। अब क्योंकि यहाँ पर इज है तो कैन, ही कैन नॉट नेगेटिव रहेगा और वाक का वाक। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं रिमूवल टू, यूज ऑफ रिमूवल टू। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, ये सब आपके ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये भी आपका ये सब इस बार पूछा गया है। बात को समझ में आ रही कि नहीं भाई? सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस लिखा गया हो उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, उसके स्ट्रक्चर को बदल देना। लेकिन दो बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, सेंटेंस जब भी आप बदलें तो उसका टेंस और उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए किसी कीमत पर। सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो जाए चाहे जितना छोटा हो जाए, इससे मतलब नहीं है। तो 3 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और चौथा में लिख दूं वॉइस, आप जान ही रहे हो, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसको बोलते हैं कि किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के टाइप में चेंज करना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक टाइप है, ये भी सेंटेंस का एक टाइप है। तो इस टाइप को आपने दूसरे में चेंज कर दिया है, क्या हो गया आपका? ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या कर दिया भाई? चेंज ऑफ डिग्री कहा जाता है इसको। आपने एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करके दो सेंटेंस बनाए हुए हैं। सेम सेंटेंस, डिग्री चेंज्ड, अलग अलग डिग्रीज। यहाँ पर सुपरलेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर क्या भाई? यहाँ पर हम इसको बोलते हैं रिमूवल टू। यहाँ पर 2 times 2 आया है। दिस वन इज एन एडवर्ब और दिस वन इज एन इन्फिनेटिव। इसको रिमूव कर देना है दोनों टू को। इसके स्थान पर इसका कोई अच्छा सा सब्स्टिट्यूट लगाना है हमको, मैंने ऐसे लिख दिया। ये भी क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ रिमूवल टू। दोनों टू को हटा देना, डिग्री को चेंज कर देना, सेंटेंस को दूसरे एक को दूसरे में चेंज कर देना, सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। 12 टाइप हैं इससे, सब आसान है वैसे। एग्जाम में अब आपको सब पढ़ के जाना होगा। बस वॉइस का क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बहुत ज़्यादा है वॉइस का, इसीलिए अभी तक उसको पूछते थे। अब एग्जाम में सब आएगा, मिटा रहा हूँ भाई इसको। चलें भाई, अब हम लोग आते हैं मेन वॉइस पर। वॉइस तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एक्चुअल में समझ में आया कि चेंज ऑफ क्या बताया मैंने? किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चरल चेंज, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को केवल बदल देना। लेकिन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है भाई, सेंटेंस का टेंस और मीनिंग कभी ना बदले। टेंस और मीनिंग कभी ना बदले, इस बात का ख्याल रखिएगा। वॉइस में ध्यान दीजिएगा, वॉइस के 2 सबसेक्शन, 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं। वॉइस में एक है आपका एक्टिव, एक है आपका एक्टिव, एक है आपका पैसिव। अच्छा, एक्टिव और पैसिव में क्या भाई डिफरेंस है? ध्यान दीजिए। मैंने कहा भाई ही किल्ड अ लायन। फिर उन्होंने कहा भाई अ लायन वाज किल्ड बाई
समझ लें इसको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। दो सेंटेंस हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स दोनों सेंटेंस की मीनिंग तो सेम है और टेंस भी सेम है। ये भी आपका पास्ट का इंडेफिनिट, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट, बस ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। डिफरेंस क्या है भाई, इसमें देखिए एक एक्शन हो रहा है किसी को जान से मारने का, और इसमें जो एक्शन हो रहा है, इसको जो करने वाला है, इसको हम बोलते हैं डू, मतलब होता है करना, डूअर मतलब होता है करने वाला। जब किसी सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा हो, उसको जो करने वाला हो, जो डूअर हो, जिसको आप लोग बोलते हो सब्जेक्ट, ये एक्टिव हो, इसको इंपॉर्टेंस दिया जाए, इसको महत्व दिया जाए, और इसको इंपॉर्टेंस देते हुए कहाँ रखा जाए, यहाँ। देखिए स्थान की भी गरिमा होती है, ध्यान रखिएगा। लाइफ में पोजीशन, मतलब कौन कहाँ पे बैठाया जा रहा है, कौन कहाँ पे बैठ रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर 3 चेयर रखी हैं, कहीं पर 3 चेयर्स लगी हुई हैं, 3 लोग जाएं, उसमें 2 बराबर हों, समकक्ष हों, एक उसमें क्या हो, काफ़ी सीनियर हो, पद में भी, एज में भी, हर चीज़ में, और यहीं बैठना है, 3 चेयर हैं, तो सिस्टम क्या होता है, जो सबसे वरिष्ठ होगा, सबसे योग्य होगा, सबसे ज़्यादा काबिल होगा, वो यहाँ पर बैठेगा, और जो दोनों सिमिलर हैं वो इसके यहाँ बैठेंगे और इसके यहाँ बैठेंगे। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में भी अगर कोई एक ज़्यादा सीनियर वरिष्ठ है, तो वो इस बंदे के दाहिने हाथ की तरफ बैठेगा वो, और इसके लेफ्ट में वो बैठेगा जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। ये एक सिस्टम है आपका बनाया गया सोसाइटी में। ऐसे नहीं कि जो सबसे बड़ा है यहाँ बैठ जाए, जो कुछ नहीं जानता है बीच में बैठ जाए, तो इसका मतलब कि वो सिस्टम को जानता नहीं। फिर वही सिस्टम यहाँ पर भी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ बनाया ही को, वही है भाई, यही इस एक्शन को कर रहा है। ये स्थान बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, इस स्थान का बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्व है। यहाँ पर जो रहेगा उसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है, इसको करने वाले को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो इसका मतलब कि हमारा जो डूअर है वो वहाँ पर एक्टिव है, उसको महत्व दिया जा रहा है, तब सेंटेंस बनता है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो भी आपका डूअर होगा, जो भी एक्शन को करने वाला होगा, वो अच्छे पद पर सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा, वर्ब से पहले आएगा। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में होता है किसी को पैसिव कर देना, मतलब निष्क्रिय, बेकार कर देना। वही सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, इसका मैंने स्थान चेंज कर दिया, यहाँ पर आ गया एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इसकी वैल्यू एकदम खत्म हो गई। अब हमारा इंपॉर्टेंस है इतने का, कौन मारा गया, मारा गया कौन, किसने मारा, नॉट इम्पॉर्टेंट। जब मैंने डूअर को क्या कर दिया, उसके इंपॉर्टेंस को कम कर दिया और उसका स्थान चेंज कर दिया, तब ये अब यहाँ पर पैसिव हो गया। तो इसको मैंने कह दिया भाई, जो हमारा डूअर था वो बेचारा पैसिव हो गया और लास्ट में रख दिया गया। इसको हम रखें चाहे न रखें, इसका वैल्यू इतना है कि चाहे आप रखो चाहे न रखो। जो आदमी आए चाहे ना आए, मतलब कि उसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम यहाँ इसके बाद में रखें, चाहे यहीं पर हम एंड कर दें सेंटेंस। हमारे यही है इंपॉर्टेंट मेन, यहाँ पर रहने वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्टिव में क्या है भाई, एक्टिव में डूअर को रखा जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। पैसिव में सब्जेक्ट उसको बनाया जाता है कि एक्शन जिसको प्रभावित करता है, एक्शन जिस पर किया जाता है। पैसिव में हमेशा एक्शन कौन सा हुआ, कौन सा काम किया गया, ये ज़्यादा मायने रखता है, इसकी वैल्यू बढ़ गई। और यहाँ पर इसकी वैल्यू, जहाँ पर डूअर आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो सेंटेंस एक्टिव में। जहाँ पर डूअर की वैल्यू खत्म, जहाँ पर डूअर को पैसिव कर दिया गया, वो सेंटेंस हमारा पैसिव में। अब देखिएगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपको समझने हैं, बहुत सिंपल हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। सब जानने के लिए भैया आपको आना पड़ेगा एमकेसी। क्यों भाई, जैसे आप लोग आए हैं। इन ब्रीफ थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं मैं। पहली बात तो देखिए, कहा जाता है कि भाई 12 टेंसेज हैं आपके टोटल। इंग्लिश में देयर आर 12 टेंसेज, उनमें से केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस आप बना सकते हो, पहली बात। जबकि ऐसा है नहीं, 12 में 12 टेंस का बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं 8 ही टेंस का, तो उसी का एग्जाम में आता है।
8 ही का एग्जाम में आता है, इसलिए हम लोग 8 ही को पढ़ते हैं, 4 को छोड़ देते हैं। बनता 12 का है, तो 8 का पैसिव बनता है पहली बात। तो 4 टेंस का पैसिव जनरली नहीं बनाया जाता है। किन 4 का भाई? जितने आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज हैं प्लस फ्यूचर का कंटीन्यूअस, 4 का पैसिव आप नहीं बनाओगे इन जनरल। चलें भाई, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ भाई, ही हैज़ completed his work। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा गया है, अगर इसको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में बनाना है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात, जो सेंटेंस एक्टिव में हो उसको तुरंत आपको ये पहचानना है कि भाई एक्टिव वॉइस की सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, इसकी जो वर्ब है, वर्ब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। एक्टिव वॉइस की वर्ब का ट्रांजिटिव होना बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव, अगर सेंटेंस की वर्ब ट्रांजिटिव है तभी आपका पैसिव बनेगा। अच्छा, किसी सेंटेंस की वर्ब ट्रांजिटिव है ये कैसे जानोगे आप? तो उसका रूल है कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब आप क्या करोगे भाई, 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं, एक व्हाट और एक whom। ये आपके 2 इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब हो, इसी वर्ब में आप ये क्वेश्चन पुट अप करें, यही क्वेश्चन आप पूछें, दोनों क्वेश्चन आप पूछें। अगर आपको सेंटेंस की वर्ब में चाहे इसका चाहे इसका चाहे दोनों का अगर आपको रिप्लाई मिल जाए, रिप्लाई मिले, चाहे इस क्वेश्चन का चाहे इसका चाहे दोनों का भी मिल सकता है, तो इसका मतलब कि वर्ब ट्रांजिटिव है। आप उसका आप पैसिव बना सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन आप पुटअप करोगे, इनका जो भी रिप्लाई मिलेगा वो दोनों होगा ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो आप कह सकते हो किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस की वर्ब के ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, उसका ऑब्जेक्ट जरूर हो, या वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो वर्ब उसका ऑब्जेक्ट होगा जरूर, मस्ट है। आप ध्यान दीजिए कि भाई ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा क्या कंसेप्ट है इसका कि तुरंत पहले आपको फाइंड आउट करना है कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, अगर है तो सब्जेक्ट हो ना हो बहुत जरूरी नहीं है, और सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ, ये आपको डिटेक्ट करना जरूरी है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मिटा के फिर से लिख दूँ नहीं तो क्लियर नहीं होगा ना भाई, सेंटेंस फिर से लिख देता हूँ। He has completed his work। एक्टिव में है आपका ये, क्योंकि भाई डूअर आपका दिया गया है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो आपका ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव में चेंज करना है तो फर्स्ट पहला काम कि भाई सब्जेक्ट अगर है तो कहाँ पर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। चलो भाई चेंज कर देते हैं इसको। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में सब्जेक्ट का, भाई हिज वर्क सब्जेक्ट यहां पर था आपका एक्टिव में, ही यहां पर आपने इंटरचेंज कर दिया, जो ऑब्जेक्ट था वर्ब का उसको बना दिया आपने सब्जेक्ट। हिज वर्क बन गया आपका, ये बन गया सब्जेक्ट। ये बेसिक काम है आपका। यहां पर इसके बाद वर्ब है, वर्ब लगा दीजिए, हिज वर्क हैज कर दीजिए, बीन कंप्लीटेड
हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस ये इसका किस फॉर्म में है, ये आपका जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो हमारा जो पैसिव बनेगा इसका भी स्ट्रक्चर होगा आपका अफर्मेटिव का ही। अफर्मेटिव मतलब कि यहाँ पहले अगर सब्जेक्ट आया तो यहाँ भी पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है, यहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ये एक्शन वर्ब, ये ध्यान रखना है आपको, जो एक्शन वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं एक्टिव वॉइस में, ये हमेशा पैसिव वॉइस में रहेगा V3 में, ये ध्यान रखना है आपको। एक्टिव वॉइस की वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप बना देंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। उसके बाद में अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो इसके बाद में भी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में इसको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है आपका, इसको छोड़ दीजिए आप। जो यहाँ पर एक्शन वर्ब होगी आपका सेंटेंस चाहे जिस टेंस का हो, पैसिव में जब इसको आप मेंशन कीजिएगा तो ये हमेशा रहेगा V3। एक्शन वर्ब हमेशा V3 में, एक्शन वर्ब। इसके बाद में हमेशा एक आएगा एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जनरली आपको मिलता है बाई, तो ऐसा नहीं कि बाई ही आता है हमेशा। यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा उसको डिसाइड करेगा, गवर्न करेगा इसके पहले आने वाला ये एक्शन वर्ब। सारी एक्शन वर्ब बाई नहीं लेती है, तो जो बाई नहीं लेती, जो भी लेती है वही हम यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बाई आएगा। एक्शन वर्ब के बाद में एक आएगा प्रेपोजिशन जो एप्रोप्रिएट होगा, जो सही होगा। और प्रेपोजिशन के जस्ट आफ्टर आप रखेंगे जो आपका एक्टिव वॉइस की वर्ब का सब्जेक्ट होगा, इसी को बना देंगे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ये बन गया आपका इसी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। यहां मैंने बीन लगा दिया, ध्यान रखिएगा। बीन ये वर्ब बी की एक फॉर्म है। वर्ब बी की ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो बस आपको बताना क्या भाई, जैसे मान लीजिए आप, ये आपका टेंस, ये आपका सेंटेंस किस टेंस का है, ये जो एक्टिव वॉइस है इसका टेंस क्या है, हैज लगा हो, हैव लगा हो, उसके बाद V3 आया हो। हैज हैव के साथ V3 आने का मतलब कि ये डिनोट करता है प्रेजेंट को, और V3 डिनोट करता है परफेक्शन को। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है आपका। अच्छा, यहाँ पर अगर हैड लगा होता, हैड प्लस V3 पास्ट का परफेक्ट हो जाता। विल हैव या शैल हैव V3 फ्यूचर का परफेक्ट। ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है, अगर वो किसी भी परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट के चाहे पास्ट के चाहे फ्यूचर के, किसी का भी परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, जब भी आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका एक्शन वर्ब होगा पैसिव का, उसके पहले बीन जरूर आएगा। ये आपको याद कर लेना है। बीन प्लस एक्शन वर्ब V3 फॉर्म में आएगी। ये हमेशा साथ साथ में रहेंगे, इसके बीच में आप कुछ जोड़ नहीं सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। इसके बीच में आप कुछ लगा नहीं सकते हो, नेवर। हर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में जो एक्शन वर्ब होगी वो अपने साथ वर्ब बी की थर्ड फॉर्म बीन लेकर आएगी हमेशा। वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में बीन प्लस एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है आपको। दूसरा बता रहा हूं भाई आपको। दूसरा जैसे ही इज राइटिंग तुरंत पहले आपको डिटेक्ट करना है, पहचानना है कि भाई जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। पहला काम, फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को भी आप अलग कर दीजिए। पहला काम, सब्जेक्ट है आपका एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज करना है आपको, पैसिव में चेंज करना है, तो जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, एक्टिव वॉइस की वर्ब का, वो बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट। चलो भाई, लेटर, मैंने कहा टेंस चेंज नहीं करना है। ही था तो इज, लेटर है तो तब भी इज। लेटर इज, मैं जोड़ दे रहा हूं यहाँ पे, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम।
आप ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। आप ध्यान दीजिएगा, पहला तो बेसिक आपको मैंने बताया कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस की वर्ब का, ये आ जाएगा पैसिव वॉइस में, बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ आपका इसके यहाँ सब्जेक्ट ये था, इसके बाद वर्ब, तो यहाँ भी इसके बाद में वर्ब, नो प्रॉब्लम। तीसरी बात यहाँ पर मैंने कहा भाई एक्टिव वॉइस की वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में इसको आप बना देते हैं V3 में, आपका यूज कर देते हैं V3 में। इसको हम बोलते हैं भाई एक्शन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। जो एक्शन वर्ब होगी एक्टिव वॉइस की, पैसिव में हमेशा V3 में आ जाएगी। मैंने कहा इसके बाद में हमेशा आप लगाएंगे एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद में लगाएंगे आप जो आपका एक्टिव वॉइस की वर्ब का सब्जेक्ट होगा, इसी को बना देंगे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बीइंग लगा दिया है। कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो चाहे जिस कंटीन्यूअस टेंस का हो, दो ही कंटीन्यूअस के पैसे बनेगा, या तो प्रेजेंट का है तो पास्ट का, फ्यूचर का बनता नहीं है। तो ध्यान ये देना है कि अगर कंटीन्यूअस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको एक ही काम करना है, जो भी एक्शन वर्ब V3 फॉर्म में होगी वो अपने पहले लेकर आएगी बीइंग। हर कंटीन्यूअस के पैसिव के सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब होगा वो बीइंग के साथ में आएगा, ये आपको याद कर लेना है एकदम से। बीइंग प्लस V3 आएगा ऑलवेज, उसमें कुछ समझना नहीं है आपको। कंटीन्यूअस है वो चाहे आपका प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का, इसका एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ में इस वर्ब बी की आईएनजी फॉर्म यानी बीइंग के साथ में आएगा, और इन दोनों के बीच में आप कोई चीज़ यूज नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड, ये दोनों साथ में रहेंगे हमेशा, ऑलवेज ये हमेशा साथ में रहेंगे। परफेक्ट का रहेगा उसमें एक्शन वर्ब बीन लेकर आएगा, कंटीन्यूअस रहेगा तो वो अपने पहले बीइंग लेकर आएगा। दो चीजें याद रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल, तुरंत खोजिए आप भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पहले आप देखिएगा, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहाँ पर है, एज फॉर सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का होना इसेंशियल, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। दोनों को पहले इंटरचेंज करें आप। जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का बनेगा पैसिव को सब्जेक्ट, आ लेटर विल बी। एक्शन वर्ब मैंने कहा कि जब पैसिव में जाएगा तो थर्ड फॉर्म में, विल बी रिटन बाई हिम। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया। जो ऑब्जेक्ट था बन गया पैसिव का सब्जेक्ट, पहली बात। उसके बाद में टेंस नहीं चेंज करना है, यहाँ विल या सेल है तो विल सेल ही आएगा, नरेशन में टेंस चेंज होता है, यहाँ विल सेल आ गया आपका। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक्शन वर्ब एक्टिव वॉइस में चाहे जिस फॉर्म में हो, ये हमेशा V3 में चली जाएगी, हमेशा V3 में जाएगी ये। और इसके बाद में हमेशा एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा, मैंने बताया, और ये फॉलो किया जाएगा। इसके बाद में आएगा आपका एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर। अब पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब यूज किया गया है, इंग्लिश में देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स, विल, शैल, कैन, मे, कुड, शुड, माइट, मस्ट, आट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। 13 आपकी मॉडल वर्ब्स हैं। एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल वर्ब आई हो तो ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में जो एक्शन वर्ब होगा, जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में एक्शन वर्ब V3 फॉर्म में होता है, ये हमेशा बी लेकर आएगा बेटा। ये 3-4 फैक्ट एकदम याद कर लीजिएगा। मॉडल वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में एक्शन वर्ब जो कि हमेशा पैसिव में V3 फॉर्म में रहती है, ये हमेशा वर्ब बी को अपने साथ में लेकर आएगी, और इस बी और इस एक्शन वर्ब के बीच में कुछ आप कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। मॉडल वर्ब आएगा तो एक्शन वर्ब बी को लेकर आएगा, परफेक्ट टेंस रहेगा एक्टिव तो बीन को लेकर आएगा एक्शन वर्ब अपने साथ में, कंटीन्यूअस रहेगा
तो एक्शन वर्ब अपने पहले बीइंग को लेकर आएगा। 3 बातें याद रखिएगा। पैसिव में एक्शन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। ये यहाँ पर चाहे जिस फॉर्म में हो, ये सेंटेंस चाहे जिस टेंस का हो, यहाँ की जो एक्शन वर्ब है हमेशा थर्ड फॉर्म में। इसके बाद में एक प्रेपोजिशन जनरली आपको मिलेगा, जरूरी नहीं कि बाई हो। प्रेपोजिशन क्या होगा यही वर्ब बताएगी। जो ऑब्जेक्ट होगा बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। बातें समझ में आई? ये जनरल आपके रूल्स हैं। अच्छा, वॉइस के बहुत सारे रूल्स हैं, आपको बताएं 2500 कम से कम रूल्स हैं आपके। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया वॉइस का, कि अगर वॉइस को आपको चेंज करना हो तो बेसिक कंसेप्ट क्या होने चाहिए आपके। और अगर आपको इन डिटेल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन MKC। आप यहाँ पर आएँ तो वॉइस हो, नरेशन हो, जो भी टॉपिक्स हैं उनका कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में। और अच्छा, हर इंग्लिश में हर टॉपिक या हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं कंसेप्ट बताऊँ, बताता भी हूँ। और जैसे मैंने आपको वॉइस का थोड़ा सा बेसिक बताया तो बस टाइम इज़ ओवर आई थिंक। अब इसी पर क्लोज करता हूँ मैं, ठीक है? ओके, जय हिंद।